अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और ये है विटामिन्स। समझ गए ना, विटामिन्स या विटामिन। तो ये क्या है? तो देखो बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी डाइट में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जरूरी होते हैं, बट ये हमारे फिजिकल मेंटेनेंस, हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ, हेल्थ, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं बच्चों? विटामिन्स। ओके, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट to perform specific biological functions for normal maintenance of ठीक है optimum growth and health of organism are called vitamins। समझ गए बच्चों कि ये हमारे optimum growth में, हमारी physical health में, हमारे ठीक है जो health है वो सही रहे, optimum growth हो, इसके लिए हमें जरूरी होते हैं vitamins। समझ गए बच्चों? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हमारे भोजन में अल्प मात्रा में आवश्यक है तथा जीवों को उचित वृद्धि, विकास, अनुरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। हमें अलग से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये हमारे ऑप्टिमम ग्रोथ। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी, आज कोरोना में सबसे ज्यादा विटामिन बी और सी की जरूरत है। समझ गए ना? तो वो कहलाते हैं विटामिन। इनमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल मींस बट वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर में इनसॉल्युबल है और फैट में, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, लीवर में और एडिपोज टिश्यूज में, जरूरत के अनुसार हमें मिलते रहते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल है इसलिए बॉडी में स्टोर रहते हैं। और ये है ADEK, ऐसे याद रखोगे कीड़ा, इतना याद कर लेना कीड़ा, तो आपको ध्यान रहेगा 4 विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, हमें पर डे इसकी जरूरत नहीं होती है। जब जरूरत पड़ती है बॉडी को, वो स्टोर जो है विटामिन उनका यूज कर लेता है। और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल बट फैट इनसॉल्युबल। तो ये जो वाटर सॉल्युबल हैं, ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इनका हमें रेगुलरली डाइट में लेना होता है। और ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें B1, B2, B6, B9, B12 जो भी हैं सारे आते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, ये 2 जो विटामिन हैं इन्हें हमें डाइट में रेगुलरली लेना होता है, वरना अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी डिसीजेस होती हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे विटामिन। तो पहले से नोट करें। अब देखो बच्चों, ये हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे विटामिन्स हैं, उनके सोर्स और उनकी डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में। ओके, ये चार्ट आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट है ए, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। ये मिलता किसमें है? फिश लीवर ऑयल, बटर, समझ गए ना, कैरेट्स, इनमें मिलता है मैन। ओके, कि जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए, ये सोर्सेस है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम बोलते हैं रतौंधी हो जाना, रात को सही न दिखना। फिर दूसरा है B1 थियामिन, इसका जो सोर्स है वो है ईस्ट, कवक, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, समझ गए बच्चों, इनमें होता है। और इसकी जो डेफिशिएंसी से जो डिसीज है वो है बेरी। ओके, नेक्स्ट है B2 राइबोफ्लेविन, मिल्क है, एग व्हाइट है, इनमें होता है। और इसकी डेफिशिएंसी है किलोसिस, इसमें जो किनारे हैं, जोड़, जो हमारी स्किन के जोड़ हैं वो फटने लगते हैं, जैसे यहाँ से फट जाना, नाक के जोड़ फटना, इस तरह से ये किलोसिस है। स्किन में जगह जगह दरारें आने लगना, इस तरह का कई बीमारी या डिसीज होती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, मिल्क है, एग योक, ईस्ट है, ग्रेन्स हैं, इससे मेंटल डिसऑर्डर आता है। इसके अलावा एनीमिया भी होता है, समझ गए ना, पागलपन आने लगता है, ब्लड की कमी होने लगती है, तो ये है पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन, ये मीट में, फिश में, एग में मिलता है, नॉन वेज जितने भी हैं समझ लो उसमें। इसकी कमी से होता है पैरालिसिस, हाथ पांव शून्य होने लगते हैं, ढीले हो जाते हैं, काम नहीं करते, इस तरह से। फिर है विटामिन B12 जो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी में, और वो है साइनोकोबालेमिन, इसमें कोबाल्ट होता है। होता है कि कौन सा विटामिन है जिसमें मेटल होता है, तो ध्यान रखें विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट मेटल होता है। मीट, फिश, मिल्क, इनमें मिलता है, समझ गए ना।
तो ये है, और इससे होता है, इससे भी एनीमिया हो जाती है, परनीसियस एनीमिया। बहुत ज़्यादा स्किन जो है हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, हाथ पांव में दर्द बना रहता है, ये बीमारी होती है सीधा सा इससे। फिर है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, लीमन, ऑरेंज, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उनमें मिलता है विटामिन सी। इससे होता है स्कर्वी, मसूड़े जो हैं उखड़ने लगते हैं, मतलब दांत उखड़ने लगते हैं, मसूड़े ढीले हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून डिफेंस सिस्टम वो वीक पड़ जाता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। आज देखो आप कोरोना में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है विटामिन सी का, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह से वर्क करे, इसके लिए विटामिन सी। तो ये सबसे ज़्यादा साइट्रस फ्रूट्स जो हैं, लीमन हो गया, ऑरेंज हो गया, खट्टे फल जिनको हम बोलते हैं। फिर है विटामिन डी, अर्गो कैल्सीफेरॉल। हम सनलाइट में एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप में बैठे, फिश लें या मिल्क लें तो हमारा विटामिन डी बॉडी में रहेगा। इसकी कमी से होता है रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, पाँव की सबसे ज्यादा हड्डियां टेढ़ी होती हैं, ठीक है, तो वो रोग होता है इस तरह से। फिर है नेक्स्ट है टोकोफेरॉल, विटामिन ई। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, एग में है, मिल्क में है, फिश में है। स्टेरिलिटी, इम्पोटेंसी, मतलब ये होता है लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, नपुंसकता जिसको बोलते हैं वो आ जाती है, संतान उत्पत्ति की क्षमता कम हो जाती है। तो विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, एग, मिल्क, फिश में मिलता है। और लास्ट है के, फाइलोक्विनोन, कैरेट्स हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, इनमें मिलता है। इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, रक्त के जमने का समय बढ़ जाता है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लड बाहर आ सकता है जब विटामिन के की कमी हो। तो आप देखोगे मिल्क, देखो बच्चों आप मिल्क 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 मिल्क, समझ गए ना, यहाँ पर भी मिल्क, यहाँ पर भी मिल्क। अगर आप देखें कि अगर आप सही क्वांटिटी में मिल्क लेते रहें तो मैं समझता हूं कि आपकी बॉडी में किसी विटामिन की कमी ही नहीं होगी। इसके अलावा एग देख लो आप, यहाँ एग आया है, यहाँ एग आया है, यहाँ एग आया है, समझ गए ना, यहाँ एग आया है। और फिश भी देख लो, फिश, समझ गए ना। तो अगर हम मिल्क, फिश और एग, इन तीनों का रेगुलरली अगर हम इनको डाइट में लेना तो मैं समझता हूं कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कुछ भी, फिश ऑयल हो गया, यहाँ पर भी फिश आ रहा है, तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का विटामिन की कमी नहीं होगी। इसलिए आप मिल्क पर डे लो, मैं समझता हूँ आपको कभी विटामिन सी या इस तरह की कोई डिसीज नहीं हो सकती। ओके, और जितने ज्यादा खा सको आप साइट्रस फ्रूट्स खाओ, मजबूत रखो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। ओके, तो इनको आप अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है क्या, हार्मोन्स। ओके, तो देखो बच्चों, हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं उनसे सिक्रेट होते हैं और ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचकर और वहां की फिजिकल एक्शन को कंट्रोल में रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, हार्मोन्स। दीज आर केमिकल्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। समझ गए बच्चों कि हमारी बॉडी की डक्टलेस ग्लैंड्स जो हैं उनसे निकलने वाले ये केमिकल्स हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं एंड कंट्रोल डिफरेंट फिजिकल एक्शन ऑफ बॉडी, और बॉडी की जो डिफरेंट फिजिकल एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ है, सेकेंडरी सेक्सुअल प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह की उनको बोला गया है हार्मोन। समझ गए बच्चों, ऐसे रसायन जो नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं तथा रक्त में प्रवाहित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर और वहां पर जो हमारी फिजिकल जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स। वैसे भी आप ये बायोलॉजिकल में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, यहाँ जितना जरूरी है हम उतना ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो इसी से रिलेटेड है। आपको कोई भी हार्मोन दे दिया जाएगा, ये किस क्लास से रिलेटेड है, किस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो ध्यान रखें पहला होता है स्टेरॉइड हार्मोन। इनमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, 4-5 रिंग होती है उसमें, तो वो कहलाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। जैसे एंड्रोजेंस है, ठीक है, और एंड्रोजेंस है, टेस्टोस्टेरोन है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है,
ये स्टेरॉइड हार्मोन है। दूसरा होता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन हो, मींस प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है, ठीक है, वैसोप्रेसिन है, ये हमारे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं। और एक है अमाइन्स हार्मोन, इनमें अमाइनो एसिड होगा, मींस अमाइन ग्रुप दिखेगा आपको, और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। और इसमें आते हैं कौन से, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है एड्रेनालिन। तो इसमें जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, आपको कोई एक हार्मोन दे दिया, पूछा इसमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है, इनमें से कौन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है या प्रोटीन हार्मोन है, इनमें से किसमें अमाइनो ग्रुप है, तो ध्यान रखें कि ये क्लास बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो समझ गए ना, तो ये हार्मोन्स के बारे में। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, उनके सोर्स और उनके फंक्शंस के बारे में। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट मैं हार्मोन्स लिख रहा हूं, इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं। बाकी बहुत सारे हार्मोन्स हैं अभी इनके अलावा, लेकिन वो बायोलॉजी में आप उन्हें अच्छी तरह से देखें, डिस्कस करें। यहाँ हमें जो जरूरी है हम वही हार्मोन्स यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट है एल्डोस्टेरॉन, समझ गए ना। एल्डोस्टेरॉन का जो सिक्रेशन है वो कहां से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका कॉर्टेक्स पार्ट है वहां से। और इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। समझ गए बच्चों, ये लिखा है कि ये हमारी बॉडी में फैट, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन, इनके जो है मेटाबॉलिज्म, समझ गए ना, इसको कंट्रोल करते हैं। कितना डाइजेस्ट होना है, कितना हमारी बॉडी में जरूरी है, उसको कंट्रोल करते हैं। उपापचय, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करते हैं, ऐसा लिख लो। ओके, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये वृषण होते हैं, टेस्टिस, ठीक है, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें मिलता है टेस्टिस, तो उससे ये सीक्रेट होता है और इसका वर्क होता है रेगुलेट एंड स्टिमुलेट मेल सेक्स ऑर्गन। मतलब जो पुरुष है उसके सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनको उत्तेजित करना, ये टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम, ये फीमेल में, और इसका वर्क होता है कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। समझ गए बच्चों कि कार्पस ल्यूटियम से निकलता है ये, और इसका वर्क होता है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करना। समझ गए बच्चों कि गर्भावस्था को सही बनाए रखना, इसका वर्क होता है प्रोजेस्टेरोन। फिर नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ओवरी से सीक्रेट होता है और इसका वर्क मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है टेस्टिस से रिलीज होता है और ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको कंट्रोल करता है। जस्ट ऐसा ही ये फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसका भी लगभग वही वर्क है जो इसका है। थायराइड हो जाना, जब हमारी बॉडी में इनका फैट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनका सही ढंग से मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, तभी थायराइड हो जाता है। तो थायराइड ना हो इसके लिए सही जरूरी है कि हमारी थायराइड ग्लैंड से सही थायरॉक्सिन का सिक्रेशन हो। समझ गए ना। तो इस तरह से हमारे शरीर में प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, इनके उपापचय को ये भी नियंत्रित करता है। यहाँ समझ के बच्चों ये सारे हिंदी में कैसे लिखोगे, ये जो मैंने बताया आपको, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करना, समझ गए ना। मान जो है नर के सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, उनको रेगुलेट करना, उत्तेजित करना, उनको नियंत्रित रखना। ऐसे ही कार्पस ल्यूटियम में गर्भावस्था को नियंत्रित रखना। ओवरी वाला ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये है मादा में सेक्स ऑर्गन्स को रेगुलेट रखना। थायराइड है, थायराइड भी बिल्कुल यही फंक्शन है जो यहाँ लिखा हुआ है। इंसुलिन ये पैंक्रियास ग्लैंड से रिलीज होता है और ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। ध्यान रखें इसका मेन वर्क है हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में बदल देना, एक ग्लाइकोजन में। दूसरा होता है ग्लूकोज को पकड़ के और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देना, यही इसका वर्क होता है इंसुलिन का। ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन,
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से निकलता है और इसका वर्क है हेल्प टू रिलीज मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों कि ये जो बच्चे जो है मतलब मेमरी ग्लैंड्स होती हैं तो उसके लिए उनमें से मिल्क के स्राव को, दुग्ध स्रावण को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर है वैसोप्रेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है और इसका वर्क होता है हमारी किडनी में वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, जरूरत के अनुसार बॉडी में रीअब्सॉर्ब करके और हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, मींस जरूरत के अनुसार ही पानी को शरीर से बाहर निकलने देता है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं और ये उनके वर्क हैं, फंक्शंस हैं, ये सोर्स है। इसके अलावा और भी जो हार्मोन्स हैं आप बायोलॉजी में देख रहे हैं, वहां से अच्छी तरह से डिस्कस कर लें। इतने हमें जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री, यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है और ये है एंजाइम्स। हालांकि मैंने एंजाइम्स के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट जो कोलाइडल स्टेट था उसमें कैटालिसिस पार्ट है उसमें कंप्लीट बताया है एंजाइम्स क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी मैकेनिज्म क्या है। यहां में केवल एंजाइम्स क्या होते हैं और कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो एंजाइम्स हैं ये बायो कैटालिस्ट हैं, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सिस्टम एंड कैटेलाइज्ड बायो ऑर्गेनिक या बायोकेमिकल रिएक्शंस इन बॉडी, मींस बायो कैटालिस्ट्स जो होते हैं आर कॉल्ड एंजाइम। समझ गए बच्चों कि जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये प्रोटीन्स से बने। ध्यान रखें सारे एंजाइम्स किससे बने हैं, प्रोटीन्स से। ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सिस्टम्स एंड कैटेलाइज्ड स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस, मींस बायो कैटालिस्ट्स आर कॉल्ड एंजाइम। समझ गए बच्चों, कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन से बने हैं और जैव तंत्रों में उत्पन्न होते हैं और विशिष्ट जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, वही क्या है हमारे जैव प्रेरक एंजाइम। जैसे एंजाइम यूरिएज, यूरिया को CO2 और अमोनिया में चेंज करना, पेप्सिन प्रोटीन को पहले पेप्टाइड और फिर अमीनो एसिड में चेंज करना, ट्रिप्सिन सीधा प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, न्यूक्लियेज डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करता है, डीएनए या आरएनए पॉलीन्यूक्लियेज या पॉलीमरेज एंजाइम है तो न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड को आरएनए में। ठीक है, इसी तरह से लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। ओके, जस्ट ऐसा ही जाइमेज ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है। और भी हमने देखा था डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो इस तरह के बहुत सारे एंजाइम्स आपको और भी मिलेंगे। इससे आप कैटालिस्ट में एंजाइम का चैप्टर देखें, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स बताए हैं और बायोलॉजी में तो डिटेल में मिलेंगे। इनका क्लासिफिकेशन, इनका मैकेनिज्म, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनको कोलाइडल स्टेट में देखें। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इस तरह के एंजाइम्स। ओके, अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये है न्यूक्लिक एसिड्स, नाभिकीय अम्ल। तो देखो बच्चों न्यूक्लिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और एसिडिक नेचर के हैं। और जो सेल है, ठीक है, बॉडी सेल जो है उसके न्यूक्लियस में मेनली मिलते हैं डीएनए के फॉर्म में, और अगर हम थोड़ा सा देखें तो आरएनए साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से बने हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं सेल के और एसिडिक नेचर के हैं, वो कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ओके ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैविंग एसिडिक नेचर एंड मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, आरएनए साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन
transmission of heredity from one generation to next generation and also biosynthesis of protein। समझ गए बच्चों, ऐसे जटिल यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से बने हैं, ओके, और क्या करते हैं, अम्लीय गुण के होते हैं और नाभिक कोशिका के नाभिक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा आरएनए थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में भी होता है। न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। ये अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, समझ गए ना, क्या करते हैं, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में और स्थानांतरित करते हैं। समझ गए ना, एक पीढ़ी से दूसरी में जीन के फॉर्म में, आप जानते हैं कि जीन ट्रांसफर होते हैं, तथा प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दो हैं, डीएनए और आरएनए। एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मेन वर्क है, ये जो होता है इसका है हेरिडिटी के ट्रांसमिशन में, और आरएनए का मेन वर्क है प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो यहां तक बात समझ गए, पहले इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम इसमें आ जाएं कि जो डीएनए है या आरएनए मींस न्यूक्लिक जो एसिड है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो देखोगे आपकी जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। समझ गए ना कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 यूनिट्स से मिलके बना होता है। ओके, ये लिखा है मैंने कि न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड themselves composed by following 3 यूनिट्स। समझ गए बच्चों कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड में 3 इकाइयां होती हैं। एक तो होता है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर होती है, डीएनए में होती है 2 डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होती है राइबोज। ये बने हैं इनके स्ट्रक्चर, ये कार्बन एटम को शो करते हैं। तो यहां C1 मींस 1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। ये 5 कार्बन हो गए। 2 पोजीशन में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज। ओके, और यहां पर आ जाए, इसमें दोनों OH हैं, 2 पोजीशन में भी, 3 में, तो ये है बीटा डी राइबोज। आप देख रहे हैं जो OH है वो लेफ्ट में है, इसलिए इनमें बीटा रखा हुआ है। तो ये किसमें होती है, डीएनए शुगर है। ये क्या है, डीएनए शुगर, जबकि ये कौन सी शुगर है बच्चों, आरएनए शुगर। ओके, एक तो ये यूनिट होती है डीएनए में, ये आरएनए में। दूसरा होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड तो हम जानते हैं H3PO3, जिसमें 3 OH ग्रुप है और एक ऑक्सीजन। और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। अब जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें 2 है, एक है पायरिमिडीन बेस, इसमें आप देखोगे हैविंग pyrimidine रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 4 तो कार्बन दिखेंगे आपको, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। ये कहते हो, अगर हम इसमें देखें तो ये है pyrimidine रिंग। ओके, इसमें से यूरेसिल CONH इस तरह से लिखेगा, ये कार्बन होते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 कार्बन, 2 नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पर है इसी तरह से, यहाँ देखें जब इसमें क्या हो जाए, एक NH2CO, CO हट के NH2 है, तो साइटोसिन, यूरेसिल और ये है थाइमिन। ध्यान रखें बॉन्ड्स का जरूर। और यहाँ पर जो नंबरिंग होती है ये नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हैं लेफ्ट। ओके, तो ये 3 है, CUT याद रखना है। कौन कौन से होगा, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। हम देखेंगे कि जो प्यूरिन बेस है उसमें 2 रिंग है, एक पेंटा हेक्सा वाली और एक पेंटा। इसमें 9 एटम्स हैं, 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन। एक है तो ये प्यूरिन रिंग कहलाती है, NH2 हटा दे तो प्यूरिन रिंग। इनमें से ये है एडेनिन, एड है अमाइन टॉप पर और कहीं कुछ नहीं है, और ग्वानिन में अमाइन भी है और CO भी है। इसकी जो नंबरिंग होगी वो यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखें कि अगर हम प्यूरिन में से, प्यूरिन बेस में से कट कर दें किसको, ये वाली रिंग, तो कट होने से बन जाते हैं pyrimidine। ऐसे याद रख लेना कि प्यूरिन का कट करते हैं छोटी रिंग तो कट बन जाएंगे, मींस साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो ये एडेनिन, ग्वानिन और 5 कुल मिला के ये है नाइट्रोजनस बेस। तो ये लिखे आप। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो ध्यान रखें कि न्यूक्लियोसाइड्स शुगर और नाइट्रोजनस बेस इनसे मिलके बनते हैं, मतलब 2 यूनिट होंगे। अब हम आ जाते हैं कि आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं। तो देखो आरएनए
आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से हो जाएंगे? एडेनिन प्लस शुगर, तो एडिनोसिन, ग्वाइनिसिन प्लस शुगर, ठीक है, ग्वाइनिन और शुगर तो ग्वाइनोसिन, साइटोसिन और शुगर तो साइटिडीन, यूरेसिल और शुगर तो यूरेडाइन। अगर हम डीएनए में आ जाएं तो बस ये शुगर चेंज होगी, तो बस इनके जो नेम हैं ये न्यूक्लियोसाइड्स लिखे हुए हैं बच्चों, इनके न्यूक्लियोसाइड नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, तो इसमें डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड तो होंगे डीएनए के, और सॉरी न्यूक्लियोसाइड्स, और ये 4 न्यूक्लियोसाइड्स किसके हैं? आरएनए के। अगर हम इनको देखें तो देखो ये है हमारा पेंटोज शुगर, ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? देखो शुगर कौन सी है? राइबोज, अगर हम आरएनए का देखें, ओके, और यहां पर ये जुड़ा है यूरेसिल, यहां पर जो इसका थर्ड नाइट्रोजन है और इसका जो OH है इसमें से H2O निकल गया है, तो ये बना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस से, तो ये जो लिंकेज है बेस और सुक्रोज के बीच की, सॉरी शुगर के बीच की, तो ये कौन सी है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यूरिडाइन आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है, ये समझ गए ना? तो हमने यहाँ पर जो ली है न्यूक्लियोडाइन, ये है न्यूक्लियोसाइड आरएनए का। और डीएनए में देखोगे तो एक तो ये चेंज हो गया, और यहां पर मैंने साइटोसिन ऐड कर दी, इसमें भी न्यूक्लियोसाइड होगा, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये साइटोसिन है, तो ये कहलाएगा डीऑक्सीसाइटोसाइटिडीन, डीएनए न्यूक्लियोसाइड। एक चीज और बता देता हूं, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो बच्चों, ये है न्यूक्लियोसाइड और ये आ गया न्यूक्लियोटाइड्स। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, समझ गए ना? ये 3 यूनिट्स होंगे। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, ओके। अब हम आरएनए के न्यूक्लियोसाइड देखें कि न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, अगर आप आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो न्यूक्लियोसाइड में प्लस फास्फोरिक एसिड तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। एडिनोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड तो क्या बना? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। ग्वाइनोसिन प्लस फास्फोरिक एसिड तो ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP। साइटिडीन प्लस H3PO4 तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ओके। और यूरिडीन प्लस फास्फोरिक एसिड तो बन गया यूरिडीन, ठीक है, मोनोफॉस्फेट। तो ये किसके न्यूक्लियोटाइड्स हो गए? RNA के। अब हम यहां आ जाएं, अगर हम न्यूक्लियोटाइड इनमें चले जाएं डीएनए में, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देखो क्या होंगे। यहां पर अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देखें, ठीक है, ये है हमारे पास डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, तो हम यहां पर लिखेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो भी हमें है, और H3PO4, तो यहां पर बनेगा क्या? न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। देखो यहां पर हमने लिया डीऑक्सी, और कौन कौन से हो सकते हैं? एडिनोसिन प्लस H3PO4, तो हम यहां लिखेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, समझ गए बच्चों? हम इसे लिखेंगे DAMP। जस्ट ऐसा ही डीऑक्सी ग्वाइनोसिन में ले लेंगे आप, ठीक है, और H3PO4, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे D। ग्वाइनोसिन आ गया तो GM मोनोफॉस्फेट, ठीक है। फिर आ जाएगा डीऑक्सी, यहां पर साइटिडीन, डीऑक्सी, तो यहां प्लस H3PO4, तो यहां आ जाएगा D, फिर CMP, और एक डीऑक्सी थाइमिडीन होगा, समझ गए ना? प्लस H3PO4, तो बन जाएगा DTMP। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स किसके हो गए बच्चों? डीएनए में। अब हम आ जाते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम बना के देखें तो कैसा दिखेगा? तो उसमें 3 यूनिट्स इस तरह से एक दूसरे से बॉन्डेड है। मैं आपको एक साफ सुथरा सा बड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूं। देखो यहां पर अगर आप ये ले लें पेंटोज शुगर, ओके, यहां हो गया OH, OH, H, यहां है H, CH2, और यहां पर कौन बॉन्डेड होगा बच्चों? यहां पर होता है CH2OH प्लस P डबल बॉन्ड O,
OH OH और ये है OH। तो यहां से ये OH और ये OH, इनमें से ये बचेगा ऑक्सीजन, तो ये बन गया फॉस्फो, ठीक है। ये अभी एक एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये कौन सा है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। यहां समझ गया, यहां क्या है, ऑक्सीजन। तो यहां से मैं इसको हटाता हूं, यहां है H। अब यहां पर हम ये ले लें एक नाइट्रोजनस बेस, ओके, यहां पर है NH और यहां है OH। सपोज हम यहां पर ले लेते हैं कौन, यूरिडीन, ओके। तो यहां पर हमने यूरेसिल लिया, ये क्या है, यूरेसिल। तो यहां का H और यहां का OH ये रिमूव होगा, तो यहां पर इस तरह का एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, C1 C2 C3 डैश लगा होता है इनमें, C4 डैश और C5 डैश। तो यहां पर ये जो बना, ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, समझ गए बच्चों। तो यहां पर ये तो है फॉस्फोरिक एसिड, ये है पेंटोज शुगर वाला पार्ट और ये है बेस। तो कुल मिला के यही हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ओके। न्यूक्लियोटाइड ये कौन सा कहलाएगा, UMP। अगर यहां ऑक्सीजन हटा दोगे और यहां थाइमिडीन लगा दो तो आपका क्या बन जाएगा, अगर मैं यहां से, ये किसका बन गया न्यूक्लियोटाइड, RNA का। अब मैं कहूं DNA का बना के बताओ तो आपको यहां से H हटा देना है, ओके। और यहां पर आप क्या लगा दें, CH3, ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, थाइमीन। तो ये जो बनेगा आपके पास, ये क्या कहलाएगा, D, ठीक है, TMP, इस तरह से। यहां पर ग्वाइनिन जोड़ दिया जाए, यहां पेंटोज शुगर और यहां 3 फॉस्फेट मोइटी। मतलब अगर हम यहां पर ऐसा ले लें कि यहां पर आप होता है ना ATP, एडिनोसिन, तो यहां एडिनोसिन ले लें, OH H OH H CH2 P डबल बॉन्ड O, ये है OH, फिर यहां पर O P डबल बॉन्ड, यहां है OH, फिर P डबल बॉन्ड OH OH, इस तरह से ले लें तो ये कहलाता है ATP। इन फॉस्फोरिक एसिड मोइटी को तोड़ा जाए तो एनर्जी रिलीज होती है, इनको जोड़ा जाए, मतलब जब ये जुड़ेंगे, जब P के साथ, मतलब ये है H3PO3 प्लस H3PO3, जब ये जुड़ते हैं तो ये एंडोथर्मिक होता है, और जब ये ब्रेक होते हैं एक दूसरे से तो ये एक्सोथर्मिक हो जाती है। तो इसलिए ATP एक एनर्जी स्टोर का वर्क करता है। तो ये ATP, आप यहाँ एडिनोसिन जोड़ दें, पेंटोज शुगर, 3 फॉस्फेट मोइटी जोड़ दें तो ATP, और AMP CMP TMP तो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये बनते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड और DNA का स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। बाय, थैंक यू।